रात के ठीक 10:10 हो रहे थे। चेन्नई रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 यात्रियों की चहल पहल से आबाद था। यहाँ से नई दिल्ली जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस, जिसे चेन्नई एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, अपनी रवानगी के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थी। चेन्नई से लेकर नई दिल्ली तक पहुंचने में इस ट्रेन को लगभग 33 घंटे का वक्त लगता है और यह 2200 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। रास्ते में दर्जनों स्टेशन आते हैं जहां से मुसाफिर चढ़ते हैं, उतरते हैं। 3 अगस्त 2026 की उस रात को यह ट्रेन अपने तय वक्त पर रवाना हुई और धीरे धीरे अंधेरे को चीरती हुई अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगी। पहला पूरा दिन पटरियों पर गुजर गया और देखते ही देखते 4 अगस्त की तारीख भी बीत गई। अब 5 अगस्त की सुबह आ चुकी थी। सुबह के ठीक 4 बजे तमिलनाडु एक्सप्रेस ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और यहां से दिल्ली की दूरी महज 3 घंटे की रह जाती है। ग्वालियर में कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और जैसे ही ट्रेन ग्वालियर से आगे बढ़ी, उसके सबसे आखिरी जनरल डिब्बे में बैठे एक यात्री को अजीब सी बदबू आने लगी। उसने अपनी सीट के आसपास देखा तो उसकी नज़र बिल्कुल पिछली पंक्ति के कोने में रखे एक लाल रंग के ट्रॉली बैग पर पड़ती है। वह बेचारा उस बैग के करीब गया और उसने गौर किया कि उस बैग से कोई गीला पदार्थ रिस रहा था और बदबू भी वहीं से आ रही थी। शक होने पर उसने तुरंत रेलवे के कर्मचारी को इसकी सूचना दे दी और कर्मचारी ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए फौरन गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी जीआरपी को इसकी खबर दे दी। ग्वालियर जीआरपी ने बिना किसी देरी के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन को फोन घुमा दिया, क्योंकि तमिलनाडु एक्सप्रेस का अगला बड़ा ठहराव आगरा ही था। ग्वालियर से चले संदेश के मुताबिक ट्रेन के आगरा पहुंचने से पहले ही जीआरपी की टीम एकदम बिल्कुल अलर्ट हो चुकी थी। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद जब वह ट्रेन आगरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकती है, तो पुलिस की टीम पहले से ही उस जनरल डिब्बे के पास मौजूद थी। वे सीधे सबसे पिछले हिस्से में दाखिल हुए। बैग के पास पहुंचने पर बदबू और तेज हो गई। जब उस बैग को उठाया गया तो उसके नीचे फर्श पर खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस बिल्कुल समझ चुकी थी कि मामला किसी साधारण लवारिस सामान का नहीं है। बैग को बाहर लाकर जब खोला गया तो अंदर का दृश्य हैरान कर देने वाला था। उसके भीतर एक महिला के शरीर के टुकड़े रखे हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी पहेली यह थी कि उस लाश का सिर गायब था। चेहरे के बिना शिनाख्त करना लगभग नामुमकिन था। पुलिस ने फौरन पंचनामा यानी पोस्टमार्टम कर उस बैग और लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। अस्पताल में जब उस बैग और उसके अंदर की चीज़ों को बारीकी से जब छानबीन किया गया तो बॉडी पार्ट्स को लपेटने वाले रैपर पर चेन्नई की एक कंपनी का लोगो दिखाई देता है। आगरा पुलिस के दिमाग की बत्तियां जल उठी। ट्रेन चेन्नई से चली थी और रैपर वाला लोगो भी चेन्नई का ही था। इससे यह साफ हो गया था कि इस खौफनाक वारदात के तार तमिलनाडु की राजधानी से ही जुड़े हैं। आगरा पुलिस ने तुरंत 0 एफआईआर दर्ज कराई। चेन्नई पुलिस को पूरी जानकारी दी। अब चेन्नई पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है और सबसे पहले उन्होंने 3 अगस्त की रात के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। अब गनीमत यह थी कि स्टेशन के चप्पे चप्पे पर जो कैमरे लगे हुए थे। फुटेज की जांच के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध जोड़ा दिखाई देता है। एक पुरुष और एक महिला, दोनों के हाथ में वही लाल रंग का ट्रॉली बैग था जो आगरा में बरामद हुआ था। वे दोनों ठीक उसी जनरल डिब्बे की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने स्टेशन के बाकी कैमरों को भी खंगालना शुरू किया, जिससे और भी चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। जांच में यह पता चला कि वे दोनों दंपति तमिलनाडु एक्सप्रेस के लिए रवाना होने से 1.5-2 घंटे पहले ही चेन्नई के पास स्थित गुड्डू वांचेरी से आने वाली एक लोकल ट्रेन से उतरे थे। वे स्टेशन पर आए, कुछ देर वहां घूमे और फिर जब तमिलनाडु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी तो वे जनरल डिब्बे के पास गए, लेकिन जब वे वापस लौटते हुए कैमरे में दिखाई देते हैं तो उनके हाथ खाली थे।
यानी वे लाल बैग को ट्रेन के अंदर ही छोड़ आए थे। अब पुलिस के पास चेन्नई से लेकर आगरा तक के सफर का शुरुआती जो है सुराग जो था वो मिल चुका था। लेकिन वे दोनों चेहरे कौन थे, यह अभी भी एक राज था। पुलिस ने उन तस्वीरों को अपने मुखबिरों के नेटवर्क में सर्कुलेट किया और आसपास के इलाकों में पूछताछ करनी शुरू कर दी। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, घटना को 19 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ कोई ठोस कामयाबी नहीं लगी थी। तभी 19वें दिन एक मुखबिर से खास खबर मिलती है कि वो दोनों संदिग्ध गुड्डू वांचेरी के ही एक स्थानीय मोहल्ले में रहते हैं। अब वहां बिल्कुल बिना एक पल गंवाए पुलिस 24 अगस्त 2026 को उस पते पर जा पहुंचती है। वह घर मनिकुद्दीन लश्कर नाम के एक शख्स का था, जो वहां अपनी लिव इन पार्टनर भगवती के साथ रहता था। लेकिन पिछले 25 दिनों से वो दोनों गायब थे। पुलिस ने जब आसपास के लोगों को सीसीटीवी की तस्वीरें दिखाई तो उन्होंने पुष्टि कर दी कि वह पुरुष मनिकुद्दीन था और महिला भगवती थी। इसका मतलब यह था कि भगवती सुरक्षित थी, लेकिन फिर भी वह महिला कौन थी जिसकी लाश आगरा में मिली थी? और सबको यह भी शक होगा भगवती भी इस मर्डर केस में शामिल है। जब पड़ोसियों से और गहराई से पूछताछ की गई तो एक पड़ोसी ने बताया कि करीब 1.5 महीने मतलब महीने 1.5 महीने पहले से उसके घर में एक और महिला किराए पर रहने आई थी और वह पिछले 25 दिनों से लापता है। उसका नाम या अन्य कोई विवरण किसी के पास भी नहीं था। अब पुलिस ने उस सूने घर की तलाशी लेने के लिए ताला तोड़ा और तलाशी लेना शुरू कर दिया। बेडरूम, अलमारी और फ्रिज खंगालने के बाद पुलिस की एक टीम जो है किचन में पहुंची। वहां एक बहुत बड़ा पतीला रखा हुआ था जिसके ढक्कन को कपड़े से कसकर बांधा गया था। जब उस ढक्कन को हटाया गया ना तो अंदर का मंजर देख पुलिस वाले भी दहल उठे। उस बड़े बर्तन के अंदर जो है एक इंसानी सिर था और कुछ अन्य छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए थे। ये वही सिर था जो आगरा में मिली हुई लाश में से जो गायब था। हालांकि इलाके में यह अफवाह फैल गई थी कि उस मांस को पकाया गया था, लेकिन पुलिस ने बाद में स्पष्ट किया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिसे यह साबित हो सके। सिर को सिर्फ उस बर्तन में छिपा कर रखा गया था। इसी बीच गुड्डू वांचेरी थाने में कुछ हफ्ते पहले दर्ज एक गुमशुदगी की रिपोर्ट सामने आई। एक 17 साल के लड़के ने अपनी मां की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसका नाम हयातुन निशा था और वे मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले थे। पुलिस ने उस लड़के से संपर्क किया। पूछताछ में उसने बताया कि उसकी मां मनिकुद्दीन के संपर्क में आने के बाद उसी के घर में बतौर किराएदार रहने लगी थी। क्योंकि मनिकुद्दीन और भगवती पहले से ही साथ में रहते थे, तो पुलिस ने बर्तन से मिले सिर और आगरा की लाश के डीएनए सैंपल मैच किए, जिससे यह अकाट्य रूप से साबित हो गया कि वह छत विछत शरीर जो है किसी और का नहीं बल्कि हयातुन निशा का ही था। शक की सुई पूरी तरह से मनिकुद्दीन और भगवती पर जा टिकी थी, क्योंकि वही वह जोड़ा था जो स्टेशन पर बैग ले जाते हुए देखा गया था। अब इस कहानी में आगे होता है कि इस खौफनाक साजिश की असली वजह क्या थी। हयातुन निशा की हत्या के बाद उस सनसनीखेज सफर को अंजाम देने के पीछे की असल कहानी क्या है, यह सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। और मुख्य आरोपी मनिकुद्दीन और भगवती पिछले कुछ दिनों से फरार हैं और उनके मोबाइल फोन भी बंद हैं और वो रह रह के अपने ठिकाने भी बदल रहे हैं। अब ये क्लाइमेक्स अभी छिपा हुआ है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। जब ये दोनों पकड़े जाएंगे तो उसकी हत्या क्यों क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण था, ये सारी चीज़ें भी उजागर होने बाकी है। बाकी ये कहानी किसी को डराने और धमकाने के लिए नहीं थी, ये थी सतर्कता के लिए। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, जिससे हम ऐसी ही कहानियाँ, ऐसे सतर्क भरे चीज़ें आपके सामने हम लाते रहें। और रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।